स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म, ठीक है। उसमें हमने काफी सारे टॉपिक पढ़े थे और हमारे क्रियाविधि चल रही थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसमें हम देख चुके थे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और आज हम देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि क्रियाकारक से जुड़ा हुआ एक समूह आने वाले दूसरे समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हो जाता है। यदि मुक्त मूलक का प्रतिस्थापन होता है मुक्त मूलक स्पीशीज द्वारा तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन हो जाता है। यहाँ नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन होगा नाभिक स्नेही द्वारा, इसलिए ये क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो किसकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, एल्किल हैलाइड की, ठीक है। एल्किल हैलाइड है वो क्या रहता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, SN1 व SN2। SN1 एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये एकाणुक और द्विआणुक ये नाम कैसे डला, तो हमें पता है हम रासायनिक बल गतिकी में पढ़ते हैं कि जो क्रियाविधि का सबसे धीमा पद होता है उस धीमे पद में अभिकारकों की जितने अणु भाग लेते हैं उसके आधार पर ही इस तरह नाम निर्धारित होता है। तो हमने कहा यहाँ एकाणुक अभिक्रिया अर्थात यहाँ जो धीमा पद है वेग निर्धारक जो पद है उसमें जो क्रियाकारक होगा उसका एक अणु भाग लेगा, जबकि जो द्विआणुक अभिक्रिया है यहाँ क्रियाकारक के साथ साथ नाभिक स्नेही भी वेग निर्धारक जो कि रिएजेंट है, नाभिक स्नेही रिएजेंट है, अटैकिंग स्पीशीज है वो और रिएक्टेंट दोनों पर ही, दोनों की सांद्रता ही किस पे निर्धारण करता है, वेग पर निर्भर करता है। अर्थात वेग निर्धारक पद में यहाँ रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों ही अवेलेबल होते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ रिएक्टेंट ही अवेलेबल होता है। इस आधार पर ये SN1 और SN2 का नाम डला। हम देखते हैं कि कैसे संपन्न होती है SN1 और SN2। सबसे पहले देखते हैं हम SN1 अभिक्रिया। तो देखिए SN1 अभिक्रिया में इस तरह हम जनरल एग्जांपल लेते हैं कि ये एल्किल हैलाइड है, हैलोजन जुड़ा हुआ है और ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और हमें उत्पाद मिलेगा ये, ठीक है। लेकिन SN1 मैकेनिज्म कैसे संपन्न होती है तो मैकेनिज्म को हम देखते हैं। सबसे पहले इस मैकेनिज्म में जो कार्बन और हेलोजन बंध है वो बंध ध्रुवित होगा। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए आंशिक ऋणावेशित हो जाएगा और ये आंशिक धनावेशित हो जाएगा। यहां से क्या होगा, हेलोजन लॉन पेयर लेकर X- के रूप में चला जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। ये कैसा पद है, स्लो, ठीक है। मैकेनिज्म हम देखते हैं तो ये बंध ध्रुवित होता है, X- लिखा जाता है और कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब ये कार्बोकेटाइन अगर इसमें रेजोनेंस होता है, हो सकता है तो इसमें रेजोनेंस भी होता है, ठीक है। रेजोनेंस होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का निर्माण भी कर सकता है। अब ये क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन पर सेकेंड स्टेज में आने वाला ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर इसका संकरण क्या है कार्बोकेटाइन का, sp2। अगर इसका sp2 संकरण है तो इसकी संरचना कैसी होगी, समतल त्रिकोणीय। तो इस तरह की इसकी संरचना होगी, ठीक है, समतल त्रिकोणीय। अब ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, इसकी संरचना अपन वैसे ही बनाते हैं। ये जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है ये क्या तो इसके फ्रंट से अटैक करेगा या इसके बैक से अटैक करेगा, दोनों ही साइड से ये अटैक कर सकता है। अगर ये दोनों ही साइड से अटैक करता है तो उसकी संभावना दोनों में ही बराबर है, तो हमें उत्पाद भी कैसा मिलेगा, दोनों तरफ अटैक किया हुआ ये उत्पाद मिलेगा, ठीक है। कि 50% ये मिल रहा है तो 50% हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो
अगर आप अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री में इस तरह अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव होता और ऑप्टिकल एक्टिव होने का यदि 50% उसके दोनों समाय मिलते तो ये क्या रहता है, रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 जो अभिक्रिया है उसमें यदि एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो रेसिमाइजेशन के थ्रू यहाँ पर हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल जाता है। ये रेसिमिक मिक्सचर मिला कैसे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, इसकी ज्यामिति समतल त्रिकोणीय है, तो दोनों तरफ से अटैक होकर इस तरह से हमें रेसिमिक मिश्रण मिल जाता है। ये है SN1 अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ स्लो स्पीड में से रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ रिएजेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें न्यूक्लियोफाइल में कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो यदि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो अगर हम आपको क्वेश्चन करें कि इन एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 अभिक्रिया के प्रति क्या होगी, इनकी रिएक्टिविटी पूछें तो हमें पता है कि यहाँ से ये Cl- जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। इसी तरह यहाँ से Cl- जाकर ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से ये जाकर इस तरह ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है। हमें पता है कि कार्बोकेटाइन कौन से ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री। तो SN1 अभिक्रिया के प्रति रिएक्टिविटी किस पर निर्भर करेगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर, कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस क्रिया कारक की SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। तो इनकी क्रियाशीलता का ऑर्डर देखें तो क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा। अर्थात SN1 अभिक्रिया के लिए जो क्रियाशीलता होगी एल्किल हैलाइड की वो 3 डिग्री ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की होगी, फिर 1 डिग्री की होगी। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ 1 का प्लस आई, यहाँ 2 का प्लस आई और यहाँ 3 का प्लस आई इफेक्ट। इसी तरह यदि हम बात करें एलिल कार्बोकेटाइन, हमें पता है कि यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ये पाइबोन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें बेंजीन कार्बोकेटाइन की तो यहाँ पर भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हमें ये पता है कि जो रेजोनेंस है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा। तो इस तरह से हमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिल रही है। अब अगर हम यहाँ पर आपको कैसा हैलाइड है, ये तो है आपके पास में एलिल हैलाइड और ये क्या है, बेंजीन हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की तुलना में एलिल हैलाइड और बेंजीन हैलाइड ये क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो बने हुए कार्बोकेटाइन है उसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट पर ज्यादा प्रभावी होता है, इसलिए ये ज्यादा उनसे रिएक्टिव होंगे। लेकिन यदि अगर हम बात करें बाइनिल हैलाइड की, इसकी बात करें बाइनिल हैलाइड की, और एक हम बात करें बेंजीन क्लोराइड या बेंजीन हैलाइड की। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लॉन पेयर क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देंगे, और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें पता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इस कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
अब पाई बॉन्ड के आने के कारण और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण क्या ये यहाँ से इजीली चला जाएगा? ये नहीं जा पाएगा। जब ये यहाँ से नहीं हट पाएगा तो जो नाभिक स्ट्रिंग है वो यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये एलिल हैलाइड और इस तरह की ये बेंजीन हैलाइड जो है इनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखा हमने कि SN1 जो रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन पर निर्भर करती है कि किस तरह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के कारण इनकी रिएक्टिविटी भी घट या बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं SN2 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन है, इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है और ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिस ट्रांजिशन स्टेट में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बंध है वो तो होता रहता है कमजोर और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन ना तो ये बंध टूटा है ना ही ये बंध अभी बना है, तो इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट हमें बीच में मिलती है। ठीक है, अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल आगे से तो अटैक कर नहीं सकता ना, आगे क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, इसके पीछे से अटैक करता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है ये स्टेप है यहाँ पर स्लो स्टेप, यहाँ पर रिएजेंट और रिएक्टेंट तो दोनों ही अभी इस स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो अभिक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है, द्विअणु अभिक्रिया। एक है और एक है, इसलिए द्विअणु अभिक्रिया। कौन से स्टेप में, स्लो स्टेप में। ये ट्रांजिशन स्टेट जब इसका सेकेंड स्टेप होता है तो इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट टूटती है और इस तरह से जो हैलाइड आयन है वो तो निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ था, उसके विपरीत साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट हमें मिली और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद में सेकंड स्टेप में इस तरह हेलोजन निकल गया और यहाँ हमें उत्पाद की प्राप्ति हो गई। तो देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलोजन के जस्ट विपरीत साइड पर जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, स्टीरियो इन्वर्जन। ठीक है, इसे कहते हैं वाल्डन प्रतिपन्न, वाल्डन प्रतिपन्न। ठीक है, यहाँ पर इनवर्स प्रोडक्ट मिल रहा है, हेलोजन के जस्ट उल्टी साइड से न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक हो रहा है, इसे कहते हैं वाल्डन प्रतिपन्न। ठीक है, तो इस तरह SN2 रिएक्शन संपन्न होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें पता है कि यहाँ से ये इसके विपरीत साइड से यहाँ अटैक करेगा और कब अटैक करेगा, जब हेलोजन अणु जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर इस तरह से हम 3 मेथिल ग्रुप जोड़ देंगे तो हमें पता है कि ये काफी ज्यादा स्पेस घेर लेंगे। जब ये ज्यादा स्पेस घेर लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या होगी, कठिनाई होगी, ये इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी SN2 रिएक्शन के प्रति जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर यहाँ हम क्या लें, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लें तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। तो SN2 रिएक्शन के प्रति यदि रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी और फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी। ऐसे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण होगा, वितरण में बाधा ना आए, न्यूक्लियोफाइल इसीलिए अटैक कर पाए। ठीक है, तो आपने देखा कि SN1 और SN2 दोनों में ही रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। वहां 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव था, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री था, जबकि यहाँ फिर 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री है। इस तरह से SN1 और SN2 रिएक्शन एल्किल हैलाइड में संपन्न होती है। तो ये हमने 4 मैकेनिज्म देख ली है। ठीक है, हमने 4 तरह के देखिए अभी तक, 3 देखे, योगात्मक, विलोपन और प्रतिस्थापन।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पुनर्विन्यास अभिक्रिया होगा, जिसे हम अभी क्लास में लेंगे। थैंक यू।